नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो गया है एक नई चर्चा का। इस बार जब देश भर में चुनाव होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो या उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव हो, देश भर की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो दो क्षेत्रीय पार्टियों की अस्तित्व की भी है महाराष्ट्र में, चाहे वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो यानी कि उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे हो, या फिर एनसीपी वर्सेस एनसीपी यानी कि अजीत पवार वर्सेस शरद पवार हो। इस बार जो अस्तित्व की लड़ाई है वो बड़े दो दिग्गज नेताओं में भी है, चाहे वो अजीत पवार हो, क्योंकि अगर अजीत पवार इस इलेक्शन में, इस विधानसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो शायद राजनीति में उनकी उस तरीके से वापसी मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो उन्होंने क्या खोया क्या पाया, इसका भी फैसला होगा। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता कहां देख रही है, और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस जो डेप्यूटी की भूमिका निभा रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या महत्व रह जाएगा, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रभूषण जी बीजेपी से, संजय द्विवेदी जी शिवसेना यूबीटी से, और इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। लेकिन उससे पहले, सवाल लेने से पहले हम आपको कुछ आंकड़े पढ़कर सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के जातीय समीकरण की। तो अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो अगर मराठाओं की हम बात करें, मराठा जो कास्ट है उसकी अगर हम बात करें तो 33% मराठा हैं, ओबीसी हैं 27%, और अगर हम बात करें जो कुंभी हैं, कुंभी 8% जो है वो हमने उन्हें मराठा में जोड़ा है, लेकिन ओबीसी से उन्हें जो है आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। कुंभी को 8% कुंभियों को रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी का। दलित है 12%, मुस्लिम है 11%, आदिवासियों की अगर हम बात करें तो 9%, अन्य जो जातियां हैं वो 8% हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम 2009, 2014 और 2019 के चुनावों की भी बात करें तो बीजेपी की अगर हम 2009 के प्रदर्शन को देखें तो बीजेपी के पास 46 सीटें थी। उन्होंने फिर राइज किया 2014 में, उनके पास 122 सीटें आई, और उसके बाद 2019 में उन्हें फिर एक डाउनफॉल मिला, 105 सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। शिवसेना की अगर बात करें, शिवसेना की हम बात कर रहे हैं जब दोनों गुट एक साथ थे, शिवसेना एक ही थी, तो 2009 में शिवसेना के पास थी 44 सीटें, 2014 में थी 63 सीटें, और 2019 में थी 56 सीटें। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 82 सीटें उनके पास थी 2009 में, 2014 में उनका आंकड़ा जो था गिर गया, 42 सीटें हो गई, 2019 में 44 सीटें। और एनसीपी की अगर बात करें तो 2009 में 62 सीटें, 2014 में 41 सीटें, और 2019 में 54 सीटें। तो एनसीपी की भी बात हम तभी की कर रहे हैं जब एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार एक साथ थे। अब हम सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे चंद्रभूषण जी से। चंद्रभूषण जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सर, अगर देखा जाए आप लोग 148 सीटों पर इस बार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, मेजॉरिटी आपके पास है, लेकिन जो वहां के आपके जो सबसे बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, वो डेप्यूटी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो क्या चल रहा है बीजेपी के दिमाग में, क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता डेप्यूटी के भूमिका में और मैक्सिमम सीट्स पे आप लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसको लेकर भी आप पर कई सवाल उठ रहे हैं। चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिए। देखिए, जब ये सरकार बनी थी जी शिंदे जी के नेतृत्व में, तो महाराष्ट्र को एक सशक्त सरकार देने की और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत थी। जो उससे पहले वहां पर सरकार काम कर रही थी, वसूली गैंग बना रखा था उन्होंने, ठीक है, पुलिस को पूरी तरह ध्वस्त कर रखा था, और किसी तरह से भी सरकार काम नहीं कर रही थी। अलग अलग गुटों में बटी हुई सरकार बस जनता के पैसे का किस तरह दुरुपयोग कर रही थी, ये सबको दिख रहा था। उसके बाद जब शिंदे जी को समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग तो परिवार में ही सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ, उन्होंने फिर बीजेपी के साथ मिलकर, और हमने बड़ा दिल दिखाया। देखिए, हमारा सत्ता प्राप्त करने का मोह लोभ नहीं था, हमें ये था कि एक सरकार, मजबूत सरकार बने, और मजबूत सरकार बनके मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच तक जाएं।
उसमें हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। और देवेंद्र जी, क्योंकि देवेंद्र जी बहुत सीनियर नेता हैं और जी। पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक मार्गदर्शक के तौर पर काम किया और साथ में मिलकर हम लोग सरकार चला रहे थे। और जिस तरह बाबा सिद्दीकी जी के साथ जो घटना घटी, जी। जो उनकी हत्या की गई, वो देखिए ये सब जांच का विषय है और कौन लोग शामिल थे, क्या कारण था, इस पर कार्रवाई की जाएगी, कर रही है और जांच चल रही है। तो इस पर मैं बोलूं वो उचित नहीं होगा। ठीक है, मेरा अगला सवाल है इकबाल अहमद जी से। इकबाल जी, जो अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर बोला, वो सच में बेहद शर्मनाक बात है। तो अगर आप उस पर भी उतने ही गुस्से से, जितना आप बीजेपी पर अटैक करते हैं, जितना आप रूलिंग पार्टी पर अटैक करते हैं, जितने गुस्से से, अगर आप उतने ही गुस्से से इस पर भी जवाब देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे बीजेपी के भाई साथी कह रहे थे कि जांच चल रही बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस की, तो जांच तो जब इनकी सरकार में कोई चीजें घटना घटती है, बड़ी घटना घटती है, तो ये जांच पे छोड़ देते हैं। तब ये नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार और हमारा शासन फेल हो गया है। तो ये इसकी जिम्मेदारी कब लेंगे? इस जिम्मेदारी को क्यों भागते हैं जांच के नाम पर? नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। ठीक है, मेरी बात पूरी करनी। तो आप इन जिम्मेदारियों से भागना क्यों लगते हैं जांच के नाम पर? ये ऐसे थोड़ी ना। देखिए, सवाल अगर उठ रहा है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। आपकी सरकार, आपकी शासन फेलियर हुआ है। बाबा सिद्दीकी बांद्रा जैसे शहर में, और बांद्रा जहां भीड़ भाड़ का इलाका है, पॉश इलाका है, जहां सारा बॉलीवुड रहता है, वहां खुलेआम हत्या होती है। इसका मतलब कि आप जांच के नाम पर छोड़ देंगे? ऐसे नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये जवाब जनता देगी, महाराष्ट्र सरकार। मैंने आपसे, आप बाबा सिद्दीकी पे वापस लौट आइएगा, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन अरविंद सावंत पे मेरा आपसे सवाल था कि जो अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर जो बयान दिया, इंपोर्टेड माल कहा उन्होंने, तो इस पर अगर आप वही उतने ही गुस्से से प्रतिक्रिया देंगे जैसे आप बीजेपी को और रूलिंग पार्टी को अटैक करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बेहद शर्मनाक बयान है ये। अभी ये बयान हमने सुना नहीं है, इस वजह से मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ। ये सुना नहीं, देख लीजिए बयान। ठीक है सर, बाबा सिद्दीकी पे जो आप बोल रहे थे उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये जो बात बाबा सिद्दीकी जी के बारे में कह रहे थे कि ऐसा सरकार को लेना चाहिए, देखिए इनको पूरे देश में शाइना एनसी पर क्या सावंत जी ने कहा, पूरे देश को पता है। माफी मांगी गई और उस पर ये राष्ट्र की भूमिका में आ गए हैं, तो इस पर क्या कहा जाए? तो ये सरकार की जांच जो चल रही है वो कानून के अनुसार है और कानून अपना प्रक्रिया काम करेगा और दूध का दूध, पानी पानी होगा। और जो ये कह रहे थे कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, उसकी और लोगों को मारा गया, कहाँ है उनकी ये जांच? ठीक है। आप लोगों ने किस तरह सरकार चलाई थी, इसी तो सरकार बदलनी पड़ी, नहीं तो सरकार बदलने की क्या जरूरत होती? आपके ही सहयोगी दूर छिटक कर चले गए क्योंकि आप लोग सरकार सही से चला नहीं पा रहे थे। धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गई थी महाराष्ट्र की सरकार उस समय की, और आप भी आज उसी हालत में हैं। आप जो शाइना एनसी के लिए बोला गया उसमें भी आप धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए। ठीक है संजय जी, आपने सरकार नहीं बनाई है, आपने ठीक है इकबाल जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। संजय जी, पार्टियों को तोड़ा है, सर आप ही के सहयोगी से सवाल ले रही हूँ प्लीज। अजीत पवार के ऊपर कितने मुकदमे आपने लगाए थे, या कितने मुकदमे थे भ्रष्टाचार के? आप खुद कह रहे थे कि अजीत पवार, मोदी जी ने इस बात को कहा था कि अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के जो मुकदमे, इनको जेल भेजा जाएगा। आज वो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद साफ हो गए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। देश में अदालतें हैं, कानून है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आपके सबूत हो तो आप लेकर जाइए, उनको सजा दिलवाइए। आप लोग क्यों काम नहीं करते हैं? ठीक है संजय द्विवेदी जी, ठीक है इकबाल जी, चंद्रभूषण जी प्लीज संजय जी से मुझे एक सवाल ले लेने दीजिए प्लीज। खुद उन्होंने मंचों से कहा, इकबाल जी प्लीज मुझे संजय जी से एक सवाल ले लेने दीजिए प्लीज। आपने टिकट दिया है नवाब मलिक को, आपने नवाब मलिक को क्या क्या नहीं कहा था, नवाब मलिक के ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगे थे, सर प्लीज उसको टिकट देके इकबाल जी प्लीज बात कर रहे हैं, ये कौन सा दोगलापन है आपका? इकबाल जी प्लीज संजय जी से मुझे एक सवाल लेने दीजिए। संजय जी, जो शाइना एनसी पर बोला गया बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बयान था। आप महाराष्ट्र से हैं तो जाहिर सी बात है आपने वो बयान सुना होगा। खैर अब उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन ऐसे बयान एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता देते हैं, क्या आपके नजर में वो सही है? और
मतलब जहां आप लोग को रूलिंग पार्टी को टारगेट करना होता है, जहां आपको शिंदे गुट को टारगेट करना होता है, आप साफ तौर पर करते हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है तो आपने कोई भी पार्टी के, अभी तक मैंने तो नहीं सुना किसी भी आपकी पार्टी में से किसी ने भी इस बयान की निंदा की हो। संजय जी देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपसे, 2014 के बाद, शायद आप भी पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार हैं, आप भी दुनिया भरी खोज खबर रखती हैं, ठीक है। मैं तो एक बात कहता हूँ, किसी भी नेता को किसी भी महिला के खिलाफ कोई अपशब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा भी डिबेट में कहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज और पूछता हूँ आपसे, इससे पहले संजय सिरसाट ने और शीतल मात्रे ने जो प्रियंका चतुर्वेदी के लिए कहा था, वो सही था क्या? वो भी बिल्कुल गलत था सर। 50,000 की बिल्कुल गलत था। सुनिए भाई, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए ना जी। 50,000 की जर्सी का है, सोनिया गांधी ने क्या क्या इस्तेमाल किया गया, माननीय प्रियंका गांधी ने क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा, मैं बोलूंगा नहीं टीवी पे, लेकिन क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा और कौन इस्तेमाल कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आज हाथरस में, उत्तर प्रदेश चाहे मध्य प्रदेश लीजिए, हाथरस जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम महिलाओं के उत्पीड़न में आता है, महिलाओं के उत्पीड़न में आ रहा है, वो क्या उचित है? आज तक किसी महिला नेता ने, भाजपा की या किसी नेता ने अगर भाषण की हो मुझे बता दीजिए आप। ठीक है, अगर किसी ने जवाब की हो तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आता हूँ इनकी बात पे, नहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की ये कह रहा था वसूली गैर सरकार की, तो जितने भ्रष्टाचारी थे महाविकास अघाड़ी में, चाहे वो आपके प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे आपके अजीत दादा पवार हो, उन सबको लेकर हम सरकार बना ली। और अनिल देशमुख पे जो आपने 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था, वो तो मात्र 1,70,00,000 का बचा। और जो आरोप लगाने वाले थे कमिश्नर, वो तो विदेश भाग गए, हाईकोर्ट उनको बुलाता ना, नहीं आए, वकील से एक एफिडेविट दिखा दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और वो आरोप वाले गलत थे। और 1,70,00,000 का आरोप, उनको चार्ज दिए गए थे एफिडेविट, वो इसलिए दिए गए थे कि उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, आदित्य ठाकरे सबको बदनाम कर दो। नहीं माने वो जेल चले गए, 18 महीने जेल ले। तो ये आदमी होते हैं। इन्होंने दूसरा का सिंधे की समझ 2014 में नहीं आया था, 2019 में नहीं आया। सिंधे का बच्चा है, दूध पीते बच्चा सिंधे, क्या सिंधे की चालीस विधायक जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब ये डिसीजन हुआ कि नहीं हम जो है भारतीय जनता पार्टी देंगे, हमें ऐसे भी कहना सुना देंगे, वो क्यों नहीं? ठीक है संजय जी, शायद आपके एंड से कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। संजय जी, इसलिए आपके एंड से शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। तब तक हम चंद्रभूषण जी से जवाब ले लेते हैं। चंद्रभूषण जी, तमाम आरोप लगा रहे हो आपसे, चंद्रभूषण जी आपकी आवाज कट रही है। संजय जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, इसलिए हम तब तक चंद्रभूषण जी से जवाब ले रहे हैं। चंद्रभूषण जी, देखिए, ये बिना मतलब के उन चीजों को रिपीट करना और कहना उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, उस समय की जो सरकार काम कर रही थी वो अनुसार प्लीज अपनी बारी में बोलिए सर, प्लीज आप लोग अपनी बारी में बोलिए। ठीक है, हम आपको कुछ और आंकड़े भी पढ़कर सुनाना चाहेंगे जब तक दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे। उससे पहले महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर लड़ रही है, शिवसेना 80 सीट, शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो 80 सीटों पर लड़ रहा है, एनसीपी अजीत पवार गुट लड़ रहा है 53 सीटों पर, अन्य जो पार्टियां हैं वो 6 सीटों पर लड़ रही हैं और 1 सीट पर महायुति को एमएनएस का समर्थन है। इसी के साथ ही साथ अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस की जो है इस बार सेंचुरी पार है, 102 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, शिवसेना लगभग 96 सीटों पर लड़ रही है, एनसीपी 88 सीटों पर लड़ रही है, माफ कीजिएगा 86 सीटों पर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है, शेतकारी कामगार के पास भी 2 सीटें हैं। ठीक है चंद्रभूषण जी, अब आप जवाब दे दीजिए क्योंकि इससे जुड़ा मैं एक सवाल अब करने वाली हूँ। पहले आप जवाब दे दीजिए फिर।
मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे कोई भी, देखिए इन लोगों को चुनाव में जिस प्रकार शरद पवार जी के साथ मिलकर और कांग्रेस और एनसीपी जो ये ग्रुप, शरद पवार ग्रुप और ये इनका उद्धव ठाकरे का ग्रुप है, शिवसेना का ग्रुप, ये लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीति में हम लड़े या बागियों से लड़े। जनता उस चीज को समझ रही है कि ये लोग आपसी लड़ाई में ही सरकार से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए जनता एकदम क्लियर है। आपकी जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पर इसलिए ही लड़ रही है क्योंकि बिल्कुल देंगे सर, पहले उन्हें अपनी बात कंप्लीट कर देंगे सर, बिल्कुल आपको सर हम आपको 1 मिनट देंगे पूरा, लेकिन आप उन्हें बात कंप्लीट कर लेने दीजिए पहले। क्योंकि कोई भी इनके ग्रुप के जो लोग हैं वो मैक्सिमम सीटों पर लड़ नहीं रहे हैं जहां तक लोग बहुमत तक पहुंच सके। इसलिए जनता को, महाराष्ट्र की जनता को पता है कि यदि एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, जो इतिहास बनेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज बाद में ये लोग चिल्लाएंगे कि ये ईवीएम में हुआ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, जिस प्रकार महाराष्ट्र में हुआ, ये हरियाणा में हुआ, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा निराश होंगे और इस निराशाजनक का इनके पास कोई उपाय नहीं होगा। ठीक है, संजय जी को अब जवाब देने दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे संजय जी, बोलिए। देखिए, जो बात अभी कह रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शायद ये भूल रहे हैं कि 2019 में हमने गठबंधन किया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, और 2.5 साल हमारी सरकार चली। क्या कांग्रेस ने गिराई या एनसीपी ने गिराई? लेकिन जब हमने 50 एकदम रोके करके ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर आपने तोड़ दी सरकार, और सरकार आपने बना ली। इसके बाद आपका मन नहीं भरा। जिसको 70,000 करोड़ का अपराधी कह रहे थे, धोखेबाज कह रहे थे, अजीत दादा पवार को, जिससे चक्की पीसिंग की जा रही थी 2019 चुनाव में, वो अब आपके कागज साफ हो गए आज की डेट में। उनके पास कोई मुकदमा नहीं है भाई। लेकिन जब वो महाविकास अघाड़ी संघ पे, तो ये आरोप क्यों लगाए जा रहे थे? प्रफुल्ल पटेल के आरोप क्यों लगाए जा रहे थे? नवाब मलिक को जिन्होंने आपने टिकट दी, जो आपके चुनाव लड़ रहे हैं आपके महायुति में, उनके लिए क्यों उठाए जा रहे थे? साहब ये तो बहुत ही ठीक है संजय जी, हम उनसे इन सब सवालों के जवाब लेंगे जो आप उनसे कर रहे हैं। देखिए, इससे लगता है तुम तो लीजिए, मेरी बात पूरी लीजिए ना। देखिए, जब वो हमारे पार्टी में थे, तुम सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी थे, उनपे आप आरोप लगाते थे। अब आप कह रहे थे ये कैसे कोई मान लेगा? और सिंधे जो थे 2014 माना क्यों नहीं हुए? 2019 में जो सरकार बन रही थी, 40 विधायक लेके चले जाते। हम एनसीपी में उनसे गठबंधन करके सरकार नहीं बना पाते। ठीक है संजय जी, हम उनसे सभी सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल इकबाल जी से रहेगा। इसलिए रहेगा कि 50 ओके नहीं हुए थे। जिस दिन 50 ओके एकदम हो गए, उस दिन वो चले गए। ठीक है संजय जी प्लीज, हाथ कब कर लिए? संजय जी, आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन एक सवाल हम इकबाल जी से लेना चाहेंगे। इकबाल जी, मैक्सिमम सीटों पर आप लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, तो मैक्सिमम सीटों पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए ने ये साफ कर दिया है कि वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, महाविकास अघाड़ी की बात करें, तो आप लोग उद्धव ठाकरे को खुलकर सामने क्यों नहीं कर रहे? इकबाल जी, अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछा कि एनडीए ने ये बात साफ तौर पर रख दी है कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन वहीं अगर इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो आप लोग की तरफ से उद्धव ठाकरे को कहीं भी आपने डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए, हमारे वहां मुख्यमंत्री विधानसभा में जो जीत के एमएलए जाते हैं वो चुनते हैं। ठीक है, हमारे वहां डिक्टेटरशिप नहीं चलती, हमारे वहां चलता है आजाद। जो लोग चुनाव जीत के जाएंगे वो चुनेंगे नेता अपना नेता चुन के वो सीएम, जो जिसको चुनेंगे वो सीएम बनेगा। ठीक है चंद्रभूषण जी, संजय जी आप पर कुछ आरोप लगा रहे थे, और इसी के साथ ही साथ मैंने कई बार सुना भी है कि कारपेट बॉम्बिंग की गई है आप लोगों पर, कहा गया है कि धन बल षड्यंत्र की सरकार है, तो इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, ये सब विपक्ष के आरोपों का कोई जवाब देने का औचित्य नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ही इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे। यार, आपके पास कोई सबूत हो तो वो लेकर आइए,
नहीं तो आरोप लगाने का काम विपक्ष का है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, विपक्ष में आगे भी रहेंगे और यही काम सब करते रहेंगे, बेफजूल के आरोप लगाते रहेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ महाराष्ट्र में शिंदे जी के नेतृत्व में और पूरे एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और सब सहयोगी दलों के साथ। और उसके लिए हमने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम आरोप प्रत्यारोप पे काम नहीं कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। विकास कैसे हो, महाराष्ट्र को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए फसल बीमा योजनाएं मिले, आयुष्मान कार्ड का काम हो, किसान सम्मान निधि मिले, लोगों के घर बने, शौचालय बने, इतनी सारी योजनाएं सरकार की हैं कि डबल इंजन की जब सरकार वहां यहाँ बन जाएगी, जो चल रही थी, पुनः सरकार स्थापित होगी तो महाराष्ट्र अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, 10 सेकंड दीजिए मुझे, संजय जी, हाँ आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मेरा भी मैं ये कह रहा हूँ, अभी बड़े अच्छे चंद्रभूषण जी ने कहा साहब इनके पास कोई सबूत नहीं है कि सरकार ऐसी सरकार बनी। अरे सबूत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पढ़ लीजिए, उसने सरकार को असंवैधानिक कह दिया, उसने राज्यपाल के जो निर्णय को संवैधानिक का, उसने आपके स्पीकर के असंवैधानिक का, जो भी 11 पॉइंट है टोटल असंवैधानिक बना दी गई। लेकिन चूंकि आप चार चेहरे में बदल आ गया, आपको कुछ जो फैसला आपके पास अच्छा लगेगा उसको आप मानोगे, जो नहीं लगेगा उसको आप किनारे फेंक दोगे। उन्होंने यहां तक उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा ना देते तो उद्धव ठाकरे को पुनः मुख्यमंत्री बना देता। इससे बड़ी बात कोर्ट क्या कह सकता है। और जहां तक आपने बात की, वो अभी लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के पास 42 सीटें थी, आज वो 17 पे आ गए लोकसभा महाराष्ट्र में, और इंडिया गठबंधन 31 सीटों पे आ गया। अगर महाराष्ट्र की जनता ने समर्थन नहीं दिया होता, अगर आपकी बात मान ली होती कि हमने गठबंधन, हमसे जो लोग अलग हुए वो सही थे, तो हमको समर्थन नहीं मिलता, समर्थन आपको मिलता, आपकी 50 सीटें आती। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे है जितने उपचुनाव हुए, संजय जी, जितने उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी स्थिति देख लीजिए आप, महाविकास अघाड़ी जीती, और लोकसभा में जबकि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है। भाई चंद्रभूषण जी, ये चुनाव तो मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है। 180 से 200 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहां की जनता कह रही। अब देख लीजिएगा जिसमें लोकसभा में आई है। संजय जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि जो चंद्रभूषण जी, एक मिनट, जो एक इमोशनल कार्ड है कि कहा गया हमें तोड़ा गया, तो कहीं पे लगा कि शरद पवार के साथ, अगर एनसीपी की बात की जाए तो शरद पवार के साथ तो लोग दिख रहे हैं, लोकसभा में उन्होंने 10 सीटों पर चुनाव लड़े, 8 सीटें वो निकाल लाए। वहीं अगर अजीत पवार की बात करें तो वो 4 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 1 सीट आई उनके हाथ में। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे के साथ भी महाराष्ट्र के लोगों की सिंपैथी और ये इमोशनल कार्ड क्या उद्धव गुट के लिए भी काम कर सकता है? मुझसे पूछा आपने? जी संजय जी, आपसे सवाल था। मैं देखिए, आप एक चीज देख लीजिए, 2019 में लोकसभा चुनाव में सरल एनसीपी और कांग्रेस कितनी सीटें मिली थी? मात्र उद्धव ठाकरे का साथ था। आज अगर एनसीपी कांग्रेस के साथ में और शिवसेना एनसीपी उद्धव ठाकरे कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी थी, आप देखिए कितना जो हमारी जनता है, उन्होंने अगर साथ न दिया होता, अगर वोट कन्वर्ट न हुए होते तो शायद 31 सीटें नहीं जीत पाते। मैं बिल्कुल फैक्ट बात आपसे कह रहा हूँ कि जो इन्होंने शिवाजी के जहाँ सिद्धांत है, जहाँ जो आदर्श है, शिवाजी के सिद्धांत आदर्श नहीं दिखाते। या बाला साहब ठाकरे कहते थे गद्दारी ना करो, गद्दारी करने वालों को लात मार के भगा दो। तो अगर ये बाला साहब की बात करते हैं, बाला साहब गुणगान करते हैं, तो बाला साहब ने कब ज्यादा गद्दारी करके पार्टी तोड़ दो? मुझे कोई टीचर बता दे, मुझे सिंधे जी बता दे, उनके 40 विधायक बता दे, या उनके जो प्रवक्ता लोग वो बता दे कि बाला साहब ने कब कहा था कि शिवसेना तो गद्दारी करके अपने नाम से पार्टी बना लेना। कभी नहीं कहा था उन्होंने। और बाला साहब का नाम लेते हैं, बाला साहब को भारत नहीं जिंदा पा रहा है, लेकिन बाला साहब का नाम लेते हैं क्यों? जानते महाराष्ट्र में बिना बाला साहब का नाम लिए इनको सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन महाराष्ट्र जनता जान गई है कि बाला साहब ठाकरे
उद्धव ठाकरे के साथ में। आप जबरदस्ती उनको अगर नाम लेना चाहे लेते रहिए, लेकिन महाराष्ट्र जनता ने जान लिया है कि बाला साहब मीन्स उद्धव ठाकरे, बाला साहब मीन्स शिवसेना यूनिटी, और इसमें कोई जंग नहीं है। आप काशी राम भी नाम था, मायावती ने नजर काम किया, नाम लेते बहुत लोग नाम लेते थे, कितने सेंटर बन गए, लोग आए, कितने सेंटर बना दिए, उनका क्या आंसू हुआ? आज जब मायावती जहाँ है मायावती वहां पे है, तो आज जबरदस्ती नाम बाला साहब में लेके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं हुआ महाराष्ट्र में। आप विश्वास न माने, 20 तारीख चुनाव होने दीजिए और 23 तारीख को जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव देखा। ठीक है संजय जी। चंद्रभूषण जी से हम एक सवाल लेंगे। चंद्रभूषण जी, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि हम 15 सीटों पर लड़े, हम 7 ले आए, हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है। वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि हम 9 ले आए, तो आगे तो हम चल रहे हैं। तो ये वो स्ट्राइक रेट पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आगे थे। और देखने को मिला है ये महाराष्ट्र में कि लोकसभा चुनाव में जो एनडीए का प्रदर्शन था वो शायद इंडिया गठबंधन से थोड़ा सा कम रह गया, उतना लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पाया इंडिया अलायंस, अगर हम एनडीए नहीं बना पाया अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें। तो इस बार क्या आप वो जो आपने जगह खोई है एक तरीके से कह सकते हैं, आप वो वापस ला पाएंगे? चंद्रभूषण जी देखिए, जो अभी भी इन्होंने बताया जी, देखिए, लोगों के दिमाग में ये समझ में आ गया है कि जहां हमने वोट किया था वो वोट बन जा रहा है, वो विचारधारा उस काम के लिए काम ही नहीं कर रही है। वो जो गठबंधन बना ये अनमैच गठबंधन है। क्यों? क्योंकि ये जो विचारधारा की लड़ाई है, देखिए जो पार्टियों की लड़ाई होती है वो आपसी लड़ाई नहीं होती। कोई भी समाज में जब पार्टी स्थापित होती है राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। और जो बाला साहब थे वो भी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे। जिन लोगों ने भी उस समय वोट किया उनको आज समझ में आ गया है कि हमने जो वोट लोकसभा में किया था वो हमारा वोट खराब हो चुका है। बहुत से लोगों को ये अनुमान था कि इस तरह का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब वोट ही खराब हो रहा है, जब इनको कुछ मकसद ही नहीं हासिल हो रहा है, तो लोग परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की जनता जिस अस्मिता के लिए लड़ाई करती है, जिस राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है, जिस क्रांति के लिए जानी जाती है, वो इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के करीब लेकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इन्होंने बहुत सारी बाला साहब जी के विचारों की बात करी, पार्टी तोड़ने की बात करी, लेकिन ये उस चीज को नहीं बता पा रहे कि भाई इस परिवारवाद की जड़ कौन है। बाला साहब ने कभी परिवारवाद या कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी भी अपने परिवार को राजनीति में आने नहीं दिया, क्योंकि वो अपने विचार को राजनीति से ऊपर समझते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा परिवार राजनीति में आकर सत्ता का लोभ लेगा, सत्ता वो करेगा। तो उस विचारधारा की लड़ाई को समझना पड़ेगा, और महाराष्ट्र की जनता इस बात को समझ रही है कि जो विचारधारा की लड़ाई है, इस विचारधारा में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को जो क्रांति की भूमि है, जहां बड़े बड़े फैसले किए गए, सिन्हा जी की भूमि है, उस भूमि से आने वाले दिनों में ठीक है चंद्रभूषण जी, एक सवाल लेना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्ट में आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, इकबाल जी, और जो लोकसभा में नहीं प्राप्त हुआ वो आपको विधानसभा में परिवर्तन दिखाई देगा, वो आने वाले 5-6 दिनों बाद आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है सर। इकबाल अहमद जी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस की अगर हम पूरा देखें तो कांग्रेस वहां पर एक बड़े भाई की भूमिका निभाते नजर आ रही है। तो इनकी तरफ से तो साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो सपोर्टिंग हैंड की तरह काम करेंगे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा होगा कि जिसे कांग्रेस अपनी तरफ से, क्योंकि उद्धव ठाकरे, पहले कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ही दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को आप आगे अभी फिलहाल उनका फेस नहीं ला रहे हैं। तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा बड़ा नेता होगा जिसको आप आगे करना चाहेंगे? मैंने आपको एक बार बताया ना कि जब हम विधानसभा जीत के आएंगे और जितने हमारे एमएलए आएंगे और इंडिया गठबंधन के एमएलए होंगे, वो तय करेंगे कि किसको हम नेता चुने। दूसरी चीज,
कि अभी मैं बताऊं कि बीजेपी का ये हाल हो गया है कि महाराष्ट्र में नशे की लत नौजवानों को लगती जा रही है। दूसरी चीज, जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये जनता जान चुकी है। तीसरा, अल्पसंख्यक और पीडीए जो पिछड़े लोग हैं, इनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है कि इनके बच्चे शिक्षित ना होके। देखिए, सबसे पहला वार बीजेपी कर क्या रही है कि शिक्षा को खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शिक्षा खत्म हो जाएगा तब इनके हाथों में लाठियां और डंडा सड़कों पे लेके नौजवान टहलता रहेगा। इनको ये चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए कि हाथ में कलम होनी चाहिए। ये कलम से नफरत करते हैं, क्योंकि कलम अगर हाथ में आ जाएगी तो शिक्षित हो जाएंगे, और जब शिक्षित हो जाएंगे तो बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता है। शिक्षित लोग पसंद नहीं करते हैं बीजेपी को, वो हमेशा राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं, इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं जनता से आपके माध्यम से कि ये समझो और देखो बीजेपी का चरित्र कैसा है, कि ये नौजवानों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। शिक्षा के जगत में कोई काम करने का काम नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा कैसे बढ़ाई जाए, स्कूल बंद करते जा रहे हैं। तमाम फैसले ऐसे हैं जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वो घातक हैं। इसलिए इस चीज को समझ बूझ के जहां जहां चुनाव हो रहा है बीजेपी को हराने का काम करेगी ये जनता। ठीक है, संजय द्विवेदी जी, आपकी तरफ से एक आखिरी कमेंट। संजय जी, फिर हम शरद पवार जी की पार्टी टूट गई। शरद पवार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आ रही है मेरी आवाज जी सर, आ रही है। शरद पवार जी की पार्टी टूट गई। यहाँ तक कि धर्मेंद्र मुंगल जो चुनाव जिंदा हो चला गया, पार्टी का नाम चला गया। उद्धव ठाकरे साथ भी वही हुआ, पार्टी का नाम चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, जबकि चुनाव उसका अधिकार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस मजबूती के साथ माननीय शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, हमारे पास तो कुछ होने को नहीं था। हमें अगर 9 सीटें मिली है तो हमको हमारी जो एकजुटता है महाविकास अघाड़ी की, जो हम लोग एक हैं, उससे मिली है। आगे बात तो सब कुछ था, आपको तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह था, शिवसेना चुनाव चिन्ह था, शिवसेना पार्टी का नाम था और एनसीपी पार्टी का नाम था। आपके बड़े बड़े ईडी वाले थे, सीबीआई वाले थे, चुनाव आयोग आपके साथ था, और पूरा खानदान के पास था। इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली आपने करके पैसा जमा किया, वो आपके पास था। पीएम केयर फंड में पैसा आपके पास था। और जो इतना सब संसाधन होने के बाद भी आप कह रहे हो साहब वो धोखे में वोट दे दिया। क्या हुआ भैया, धोखे में वोट दे दिया? जानबूझ के जनता ने, जो आपने ये की थी, जो आपने तोड़फोड़ की राजनीति की, जो आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के ऊपर कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, नवाब मलिक के संबंध दाऊद इब्राहिम से है, प्रफुल्ल पटेल ने दाऊद इब्राहिम के साथी से पैसा कमाया है, उन सबको आपने पार्टी में ले लिया। जनता क्या मूर्ख बनते हो? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जनता का मूर्ख है? जनता मूर्ख नहीं है। जनता आपसे ज्यादा चौगुनी मजबूत है। वो अच्छों को पैदल कर देती है, अच्छों को ऊपर पहुंचा देती है, अच्छे को जमीन में गाड़ देती है। ठीक है, ठीक है, दूर नहीं है जब सब कुछ आपको दिखाई। हिटलर थे, रावण था, बहुत बड़े कंस था। ठीक है संजय जी, ठीक है, पूरा मौका दिया मैंने आपको। प्लीज चंद्रभूषण जी, एक आखिरी कमेंट। चंद्रभूषण जी, देखिए, अभी इकबाल जी ने जो बात कही, 70 वर्षों से इन लोगों को किताब, एजुकेशन ना देना, बैंक अकाउंट ना खुलवाना, गरीबी में रखना, ये सब कांग्रेस की सोची हुई चाल है। अच्छी बात है, ये लोग कांग्रेस को आज तक नहीं समझ पा रहे और कांग्रेस के वोट बैंक में अपने आप को शामिल किए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ इनको चाहिए, मोदी जी को सबसे ज्यादा गाली ये देंगे, लेकिन उन सरकार द्वारा दी हुई योजनाएं उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छी बात है, आप जो बात कह रहे थे स्कूलों के लिए, ये सब बेफजूल बातें हैं। संविधान बदल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ये जो प्रोपोगंडा राजनीति राहुल गांधी का है, आप लोग उसी में ग्रसित हो चुके हैं। भारत की राजनीति को आप लोग उस राहुल गांधी की विदेशी सोच में जिस तरह लेकर जा रहे हैं, वो आपको बहुत दुखदायी होगा आने वाले दिनों में। और रही जो अभी और उद्धव ठाकरे जी की बात, ये समझ आ जाएगा इनको, ये इस चुनाव में इसके बाद समझ में आ जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। इनको अच्छी तरह जनता इस समय समझ रही है कि वो किसकी तरफ जाना है, क्या भारत को कहाँ ले जाना है।
और महाराष्ट्र किस तरफ जाएगा, ये सब क्लियर इनको मिल जाएगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है। इस बार महाराष्ट्र में जो है अस्तित्व की लड़ाई देखने को मिलेगी, चाहे वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो या फिर एनसीपी वर्सेस एनसीपी। एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होगा, देवेंद्र फडणवीस हैं, उनकी भूमिका महाराष्ट्र में क्या होगी, उद्धव ठाकरे अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो उद्धव ठाकरे क्या दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इन सबका जवाब तो हमें जल्द मिल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।